हम इसे अपनी जेबों में रखते हैं, सिलिकॉन में कोडित और प्लास्टिक में मुद्रित। हम इसके लिए पसीना बहाते हैं, इसके लिए मारते हैं और इसके आधार पर सभ्यताएं बनाते हैं। लेकिन पैसा असली नहीं है। यह एक भूत है, एक सामूहिक सहमति, मानव कल्पना का एक उत्कृष्ट कृति। पहले बैंक से बहुत पहले ऋण था। दशकों तक पाठ्य पुस्तकों ने एक सुविधाजनक झूठ बताया, आदान प्रदान का मिथक। उन्होंने एक चरवाहे की कल्पना की जो एक भेड़ को अनाज के एक थैले के लिए व्यापार कर रहा है, एक असंगठित तात्कालिक आदान प्रदान। लेकिन इतिहास एक कहीं अधिक जटिल सामाजिक बंधन को प्रकट करता है। प्राचीन दुनिया के छोटे छोटे चक्रों में पैसे की आवश्यकता नहीं थी। जीवन न्यूटियम द्वारा संचालित होता था। यह फंगिबल वस्तुओं के ऋण के लिए एक लैटिन शब्द है। यह एक मानसिक खाता था जिसमें एहसान दर्ज थे। आपने अनाज के लिए व्यापार नहीं किया, आपको अनाज का कर्ज था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ी, याददाश्त कमजोर हो गई। हमें विश्वास के लिए एक भौतिक बर्तन की आवश्यकता थी। यहाँ काउरी शेल आया। छोटा, नकल करना असंभव। यह दुनिया का पहला वैश्विक सॉफ्टवेयर था। बंगाल के बाजारों से लेकर अफ्रीका के साम्राज्यों तक ये खोल विश्वास को कुछ ऐसा में बदल देते थे जिसे आप पकड़ सकते थे। ऐतिहासिक वर्णन जारी है जो प्रारंभिक धातुकर्म में संक्रमण और जैसे जैसे सभ्यताएं अधिक जटिल होती गईं, मानकीकरण की बढ़ती आवश्यकता के बारे में है। वर्ष 600 ईसा पूर्व है। लिडिया का साम्राज्य। हवा में कोयले और पिघले हुए धातु की गंध है। यहाँ विश्वास की अल्केमी अपनी सबसे स्थायी रूप में मिलती है। यह लिडियन शेर है, कच्चा, गंदा और क्रांतिकारी। इससे पहले हर लेन देन में सोने को तराजू पर तौला जाता था, एक प्रक्रिया जो संदेह से भरी हुई थी। धातु पर अपनी मुहर लगाकर राजा ने अपनी बात कही। इसका मूल्य अब वजन में नहीं था, यह राज्य की अधिकारिता में था। यह मोनेटा का जन्म था, हमारे पैसे के लिए शब्द की उत्पत्ति जो जूनो मोनेटा के मंदिर के नाम पर रखा गया। पहली बार एक व्यापारी ने कानून को देखा। वॉइस ओवर मानकीकृत सिक्कों द्वारा सक्षम व्यापार के त्वरित विस्तार और भूमध्य सागर के पार वाणिज्य की नई गति का विवरण देता है। जब यूरोप अंधेरे युग से जूझ रहा था, तब पूर्व एक टूटने के बिंदु पर पहुंच गया। चीनी अर्थव्यवस्था इतनी विशाल थी कि धातु इसके साथ नहीं चल सकी। व्यापारियों को केवल एक सिल्क के बोल्ट को खरीदने के लिए सैकड़ों पाउंड वजन के लोहे के सिक्कों की श्रृंखलाएं ले जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने इसे फेचियन, उड़ती हुई मुद्रा कहा। ये जियाओजी थे। यह खुद मुद्रा नहीं थी, बल्कि एक वादा था, धातु के लिए एक रसीद। सोंग राजवंश ने एक गहन सत्य को समझा, यदि सभी कागज पर विश्वास करते हैं तो आपको वास्तव में धातु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन विश्वास एक नाजुक चीज है। मिंग राजवंश के समय तक प्रिंट करने का प्रलोभन एक लत बन गया। उन्होंने तब तक प्रिंट किया जब तक कागज बेकार नहीं हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन में पहले पाठ के ऐतिहासिक वर्णन और पैसे को अनुशासन और कमी से जोड़ने की आवश्यकता। 1800 के दशक तक ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरी दुनिया में फैला हुआ था और इसे एक एकल अडिग सत्य की आवश्यकता थी। उन्होंने इसे पीले धातु में पाया। सर आइजक न्यूटन जैसे पुरुषों के मार्गदर्शन में दुनिया स्वर्ण मानक के युग में प्रवेश कर गई। हर पाउंड, हर डॉलर एक तिजोरी से बंधा हुआ था। यह स्वर्ण बंधन था। इसने अभूतपूर्व मूल्य स्थिरता की एक अवधि लाई, लेकिन यह एक कठोर मालिक था। प्रणाली चौक करने लगी, लेकिन यह एक कठोर मालिक था। यदि आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ी लेकिन आपका सोने का भंडार नहीं बढ़ा, तो प्रणाली चौक करने लगी। फिर युद्ध आए। मंदी 15 अगस्त 1971। एक ही घोषणा के साथ बंधन काट दिया गया। दुनिया फिएट के युग में प्रवेश कर गई। लैटिन में इसे होने दो। कथा जारी है जो सोने के समर्थित मुद्रा से केंद्रीय बैंकिंग और फिएट पैसे के आधुनिक युग में बदलाव को समझाती है। हम शेल्स से शेरों की ओर, मॉरिस पेपर से सोने की सलाखों की ओर और अंततः फाइबर ऑप्टिक केबल में प्रकाश की पल्स की ओर बढ़ गए हैं। हम अक्सर पूछते हैं कि पैसा किससे समर्थित है।
इसका उत्तर हमारे विचार से सरल और अधिक डरावना है। यह हमारे द्वारा समर्थित है। इस तथ्य से कि आप मानते हैं कि मैं मानता हूं कि वे मानते हैं कि इसका मूल्य है। पैसा सबसे सफल कहानी है जो हमने कभी बताई है। यह विश्वास की अलकेमी है। चुप्पी के बाद सिक्के के रुकने की आवाज।